वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के पेपर 1 के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, यानी कि न्यू मॉडल पेपर के बारे में, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024, 25, 26 इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। गृह विज्ञान यानी होम साइंस के पेपर 1 में आपको पढ़ना है बीए के 6वें सेमेस्टर में आहारिकी और उपचारात्मक पोषण। आहारिकी को शॉर्ट फॉर्म में आहार विज्ञान भी कहते हैं। आहार विज्ञान और उपचारात्मक पोषण के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होंगे उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बारीकी के साथ समझने वाले हैं हम, ठीक है। आज के वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों, लगभग 100 से अधिक प्रश्नों के बारे में चर्चा होने वाली है। तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा और सभी दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। देखिए, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आप यहाँ पर लगाएंगे प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है चावल में नहीं पाया जाता, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन जो होती हैं वो जो टूटे फूटे ऊतक या कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करते हैं। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों से फिर अंगक बनते हैं, अंगक से अंगतंत्र और अंगतंत्र से पूरा शरीर बनता है। तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है ये प्रोटीन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मोटापा बढ़ाने का काम वसा करती है, ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। और इसके अलावा ऊर्जादायक जो है तत्वों में वसा, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा प्रोटीन भी शामिल है। हालांकि प्रोटीन 4 कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप लेंगे तो 4 कैलोरी ऊर्जा आपको देगी, लेकिन वो शरीर को ऊर्जा देने में उतना सफल नहीं है प्रोटीन, जबकि कार्बोहाइड्रेट शरीर का ईंधन कहा जाता है और वही शरीर को ऊर्जा देता है। 6 पोषक तत्व होते हैं, आप जान लीजिए 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है आपका वसा, चौथा है आपका खनिज लवण, पांचवा है आपका जल और छठवा आपका है विटामिन। ये 6 खनिज तत्व हैं, ये बात ध्यान रखें। मतलब ये 6 पोषक तत्व हैं, इन्हीं की मात्रा अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर ले जाएं तो वही आपका आहार नियोजन कहलाता है, ठीक है। और अगर यही सब आप अपनी बॉडी के अनुकूल आप लेंगे तो आप अच्छे तरीके से तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है। प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा या फिर ये सभी। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है इनमें से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। आपसे पूछेगा 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, या 4 ऊर्जा, ठीक है, 4 कैलोरी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रति ग्राम ऊर्जा की मात्रा किससे अधिक मिलती है, तो वसा से मिलती है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिल सकती है। तो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति लेता है, क्या लेता है, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर यहाँ पर होता तो करेक्ट आंसर वो होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में आप वसा लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आप सभी लोग, निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, बताएं किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रति ग्राम की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम में वसा से मिलती है, 9 कैलोरी ऊर्जा यहाँ से मिलती है, प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी 4 मिलती है। लेकिन शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देता कौन है, आपसे पूछेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है। विटामिन ए जो होता है यकृत में भंडारित होता है मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यकृत में भंडारित होता है, यकृत माने लीवर में। किस रूप में इकट्ठा होता है विटामिन ए, तो रेटिनॉइड के रूप में इकट्ठा होता है विटामिन ए, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ, रक्षात्मक मतलब क्या होता है, रोगों से रक्षा करने वाला पदार्थ बताया जाता है। देखिए, विटामिन जो होता है
और खनिज तत्व जो होते हैं, खनिज लवण, ये सब हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, किससे? रोगों से रक्षा करते हैं, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको स्ट्रांग बनाते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, ताकि रोगों से लड़ने में वो सक्षम हो सके। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका कमजोर है तो आपके रोग बहुत ज़्यादा होंगे। इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका ठीक ठाक है तो रोग आपके नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरता में स्रोत रखता है इनमें से? तो पीले पदार्थों में ज़्यादा होते हैं, आम में इनमें से सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से आपको बता दूं कि जो है प्रजनन क्षमता कम होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, खून अगर कहीं पर आपका शरीर कट गया तो खून बहता ही रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? बताएं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन डी, विटामिन सी या फिर दोनों? देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ऐसी विटामिन शरीर में नहीं रुकेंगी जो जल में घुलनशील होंगी, क्योंकि शरीर का लगभग 70% से ज़्यादा हिस्सा जल से बना हुआ है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होगी वो एक प्रकार से शरीर में रुकते मतलब भंडारित नहीं हो पाएंगी। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी भैया? विटामिन, प्रश्न क्या पूछा गया? विटामिनों में से जल में घुलनशील विटामिन, देखें, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी आपकी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन है जो कि जल में घुलनशील नहीं है। तो ये चारों विटामिन जो होंगे ये शरीर में इकट्ठा होंगे, शरीर में भंडारित होंगे। ठीक है, बाकी विटामिन, विटामिन बी और सी, ये शरीर में इकट्ठा नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, विटामिन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 को इसीलिए कोबालामीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन बी 12 को कोबालामीन बोलते हैं, क्योंकि मात्र एक विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, इसीलिए इसको कोबालामीन बोला जाता है, विटामिन बी 12 को, विटामिन बी 12 को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, देखिए, और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं कि एक ही मॉडल पेपर दूंगा, और भी मॉडल पेपर आएंगे, लेकिन ऐसे ही आपको मॉडल पेपर देते रहेंगे हम लगातार, तीव्र गति से प्रश्नों को बताते रहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप प्रश्नों को समझ लें। अगला प्रश्न है, निम्न में से पौष्टिक तत्व है, निम्न में से कौन पौष्टिक तत्व है? देखिए, प्रोटीन और कार्बोज और वसा, ये सब पौष्टिक तत्व ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा दोनों के स्थान पर यहाँ पर सभी भी दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? 2, 4 या सभी या दोनों? तो पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? 2 स्थितियां होती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रोग को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? रोगी स्वस्थ हो जाए उसके लिए कौन सा आहार रोगी को देते हैं? तो रोगी को उपचारात्मक आहार दिया जाता है। रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार देते हैं उस आहार को बोलते हैं उपचारात्मक आहार, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण और मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो उसी स्थिति को अल्प पोषण की स्थिति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है भैया? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप लिख लीजिएगा हिप्पोक्रेटस। क्या लिखेंगे? हिप्पोक्रेटस जो है ये कौन है? हिप्पोक्रेटस आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। मनोज्ञात्मक या मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? आपसे पूछे तो भी आप क्या लगाएंगे? तो भी आप लगाएंगे सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर इसका
ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को प्रतिपादित किसने किया? कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न बन सकता है पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने अंग होते हैं? पतंजलि के योग सूत्र, पतंजलि की रचना कौन सी? योग सूत्र है, ठीक है। पतंजलि के योग सूत्र रचना में योग के कितने अंग बताए गए हैं? तो योग के 8 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा और सातवां है ध्यान और आठवां है आपका समाधि, ठीक है। यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 नियम होते हैं या 8 अंग होते हैं योग के, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहते हैं? अमेरिका में जो योग सिखाया जाता है उसको योग सुदर्शन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा है? इनमें सबसे लंबा की अगर बात करें तो छोटी आंत जो है सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा जाता है? छोटी आंत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? पहली भाग है ग्रहणी, दूसरी भाग है जेजुलम, ठीक है, और तीसरी भाग है आपकी इलियम। ये 3 भाग हो गए छोटी आंत के। अगला प्रश्न इलियम का उद्घाटन किसके द्वारा संरक्षित होता है? तो इलियो संकल वाल्व के द्वारा जो है इलियम का उद्घाटन जो है संगठित होता है, संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आहारीय रेशे क्या होते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। आहारीय रेशे क्या होते हैं? बताइएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आहारीय रेशे क्या होते हैं भैया? आहारीय रेशे क्या होते हैं? साबुत खाद्यान्न, बिल्कुल साबुत खाद्यान्न भी होते हैं। दाल और आलू और ताजे फल, बिल्कुल आहारीय रेशों में जो होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीजें आ जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से रोग मतलब प्रजनन क्षमता जो होती है वो कम होती है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो ये सब ध्यान रखिएगा। वसा युक्त भोजन किसको कहा जाता है? वसा माने होता है फैट, तो जो है फैट युक्त भोजन या वसा युक्त भोजन जो होता है तला हुआ भोजन और चिकनाई वाला भोजन, ये भोजन वसा युक्त भोजन कहलाते हैं। दोनों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें सी लगाओ चाहे डी लगाओ, कोई भी लगा सकते हो आप। अगला प्रश्न है आहारीय रेशे का दूसरा नाम क्या है? आहारीय रेशे का दूसरा नाम होता है रुक्षांश। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या हो जाता है? भोजन को ज़्यादा पकाने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं और प्रोटीन भी नष्ट हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी या फिर दोनों, ठीक है। दोनों भी लगाएंगे, डी भी लगाएंगे, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आरक्तता रोग शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? आरक्तता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? कमजोरी आ जाती है शरीर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? रुक्षांश का काम होता है बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? बताइएगा फटाफट से। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी लंबी अवधि तक जब हो जाती है तो उसी को अभावजन्य रोग कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो शरीर वर्धक होता है, शरीर को बनाने वाला, शरीर को बॉडी बिल्डअप करने वाला होता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? उचित मात्रा में जिस आहार में पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, जल और ये सब विद्यमान रहते हैं, वसा वगैरह, तो उसी आहार को हम लोग उचित मात्रा में जिसमें सारे तत्व विद्यमान रहते हैं उसी को संतुलित आहार कहते हैं। ए ऑप्शन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता होगा, गाइटर यानी घोंघा रोग होता है। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का आंत जो होती है, आंतें वो प्रभावित होती है टाइफाइड से। ध्यान रखिएगा इस बात को। टाइफाइड जो होता है वो एक बुखार होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और टाइफाइड बुखार जो होता है इसको हिंदी में मोतीझरा रोग कहते हैं। सल्मोनेला सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ये रोग फैलता है। ये एक संक्रामक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। छोटी आंत इससे ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
प्रश्न है ज्वर की स्थिति में, ज्वर माने बुखार, बुखार की स्थिति में कैलोरी की आवश्यकता प्रतिशत से कितनी अधिक बढ़ जाती है? तो लगभग लगभग 50% अधिक बढ़ जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साधारणता रोगी को प्रोटीन प्रतिदिन देना अभीष्ट है कितना? साधारण रोगी को लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास प्रोटीन एक दिन में देना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ग्लाइकोजन भंडार की पुनः पूर्ति करने हेतु पर्याप्त मात्रा में लिया जाना चाहिए। ग्लाइकोजन भंडार की पूर्ति मतलब पुनः पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्बोज लेना जरूरी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, क्षय रोग किस अंग से संबंधित है? क्षय रोग जो है, क्षय रोग को टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये फेफड़ों से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। टीबी रोग जो है फेफड़ों से रिलेटेड है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और ये एक संक्रामक रोग है, ये ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया से फैलता है। किस रोग में विटामिन ए का चयापचय विपरीत रूप से प्रभावित होता है? बताएं, किस रोग में विटामिन ए का चयापचय विपरीत रूप से प्रभावित होता है? तो क्षय रोग में, टीबी में। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज्वर समय की अवधि की दृष्टि से कितने प्रकार का हो सकता है? तो ज्वर समय की दृष्टि से अगर देखें तो 2 प्रकार का हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। क्षय रोगी को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए? जिसको टीबी हो उसको 80 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दिन में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्षय रोग में ज्वर होता है तेज, हल्का, असामान्य, सामान्य? क्षय रोग में जो ज्वर होता है, बुखार होता है, हल्का होता है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस पौष्टिक तत्व के खाने से ग्लाइकोजन के भंडार की पूर्ति हो जाती है? बताएं, किस पौष्टिक तत्व के खाने से ग्लाइकोजन के भंडार की पूर्ति हो जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट के खाने से हो जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मोतीझरा यानी कि टाइफाइड रोग जो है किस अंग से संबंधित है? तो ये छोटी आंत से रिलेटेड है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग अल्पकालिक है परंतु ज्वर बहुत तीव्र होता है, यानी कम समय के लिए होता है लेकिन बहुत तेज गति से? निमोनिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस रोग में संतुलित और पौष्टिक तत्व की या पौष्टिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है? मलेरिया में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा प्रश्न क्या होगा, मतलब इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, आहार नाल में गति यानी पेशी संकुचन कहलाती है। आहार नाल में गति यानी पेशी संकुचन जो है ये पेरिस्टेलिसिस कहलाती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्रमांकुंचन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वसाओं, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन्स का पाचन कहाँ से होता है? तो ये छोटी मतलब कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ग्लाइकोजन एकत्रित रहती कहाँ पर? ग्लाइकोजन केवल पेशियों में एकत्रित रहती है। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, लाइसोसोम या लाइजोसोम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम जो होते हैं ये लार और आंसू दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हालांकि लार में ज़्यादा होते हैं लेकिन आंसुओं में भी होते हैं। अगला प्रश्न है, बुनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। बुनर्स ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, पाइलोरिक वाल्व किस किस के बीच में होता है? तो पाइलोरिक वाल्व जो होता है छोटी आंत और पेट के बीच में होता है। अगर अमाशय और छोटी आंत के बीच में होता है। ठीक है, अमाशय और छोटी आंत। तो यहाँ पर इसी ऑप्शन में आप लिख लीजिएगा अमाशय, अमाशय और छोटी आंत। ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, रसांकुरों का कार्य क्या होता है? रसांकुरों का कार्य होता है अवशोषण करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप सभी को पता होगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। बिल्कुल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय। अग्न्याशय को ही यकृत भी कहा जाता है। ठीक है, यकृत, या इसी को अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, बिलीरुबिन एवं बिलीबर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन जो है ये पित्त रस में पाए, मतलब पित्त में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यकृत कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? यकृत कोशिकाएं पित्त का श्रावण करती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती हैं? अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती हैं? तो फुफ्फुस कोशिकाएं जो होती हैं वो ऐसा करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैर के चकतों में होता है, पैर, पैर के चकतों में क्या होता है भैया? पैर के चकतों में क्या होता है? पैर के चकतों में लिम्फोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं,
सबसे बड़ी लाल ग्रंथियां हैं पैरोटिड ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन जो होता है आमाशय से प्रारंभ होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी मनुष्य का जो पाचन होता है मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन जो होता है वो अमाशय से होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि ऐसे ही प्रश्न आपको और भी मैं देता रहूं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। मोटापा निम्न में से किससे संबंधित रोगों को जन्म देता है? मोटापा जो है ये किडनी, हृदय रोग, मधुमेह जैसे तमाम रोगों को बढ़ावा देता है मोटापा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 वर्ष की उम्र में एक बालक या एक सामान्य बालक का वजन कितना होना चाहिए? लगभग 62.8 किलो के आसपास होना चाहिए। मतलब 55 से लेकर के 62 के बीच में होना चाहिए। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कीमियोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। कीमोथेरेपी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा ये बताएं, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से। बिल्कुल, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा पड़ता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी जो होती है नेत्र गोलक के छोटे होने से होती है। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है इस कारण से आंखों में दूरदृष्टि बीमारी हो जाती है, दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के रूप में है? बताएं। तो फ्लोरीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। सी की कमी से पूछता तो क्या होता है? स्कर्वी। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी के रोग में देखें, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी किस में पाई जाती है? आंवले में पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन सी एकमात्र विटामिन है जो दूध में नहीं पाई जाती है? विटामिन सी ही दूध में नहीं पाई जाती, बाकी सारी विटामिन पाई जाती है। अगला प्रश्न, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन सी मतलब विटामिन शब्द जो है ये कासिमर फंक एक व्यक्ति है, कासिमिर फंक। कासिमिर फिंक फंक के द्वारा 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से गाजर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आता है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है इनमें से? बताएं। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? देखिए, इनमें से जो फोलिक अम्ल है विटामिन है, विटामिन बी 9 का नाम है, रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर सिटिंग लेने के लिए किस हाथ का प्रयोग किया जाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ब्लड प्रेशर सीटिंग लेने के लिए किस हाथ का प्रयोग किया जाता है? बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप की दाब लेने का सबसे अच्छा समय कब है? रक्तचाप की दाब लेने का अच्छा समय है दवा लेने के तुरंत बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रक्तचाप कैसे मतलब माप सकते हैं? तो इस स्फेग्नोमीटर का उपयोग करके आप मापते हैं। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्या शराब रक्तचाप को बढ़ा सकती है? सत्य है कथन या असत्य है? तो बिल्कुल शराब जो है रक्तचाप को बढ़ा सकती है, बढ़ाती है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सत्य। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम क्या है? बताएं। ब्लड प्रेशर को कम करने का सबसे अच्छा व्यायाम है कि आप स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, फिटनेस स्तर भी ठीक रहे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उच्च रक्तचाप कब जो है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताएं सभी लोग। उच्च रक्तचाप कब आपात स्थिति होती है? उच्च रक्तचाप कब आपात स्थिति में होता है? दिल के दौरा पड़ने पर और स्ट्रोक आने पर। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों स्थितियों में। क्या उच्च रक्तचाप के कारण सिर दर्द होता है? बिल्कुल, उच्च रक्तचाप से सिर दर्द बढ़ जाता है। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्या उच्च रक्तचाप ठीक हो सकता है? किससे मतलब किससे उच्च रक्तचाप ठीक हो सकता है? वजन कम करने से, दवाइयों से। बिल्कुल दोनों से ठीक हो सकता है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, कौन सा ब्लड प्रेशर नंबर अधिक महत्वपूर्ण है? ब्लड प्रेशर का जो नंबर है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बी ऑप्शन 120/180 जो होगा ये एकदम ठीक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या धूम्रपान उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है?
बिल्कुल हाँ, बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। अगला प्रश्न, रक्तचाप की दवा को काम करने में कितना समय लगता है? 1 महीने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उच्च रक्तचाप आपको कैसा महसूस कराता है? उच्च रक्तचाप, छाती में दर्द होगा, चक्कर आएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, सांस लेने में मुश्किल होगी, पेशाब में खून आएगा, थकान महसूस होगी। ये सारी चीज़ें जो होंगी उच्च रक्तचाप में हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित और नियमित करती है? बताइएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। बताइए, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित और नियमित करती है? कौन सी ग्रंथि ऐसा करती है भाई? हाइपोथैलेमस करती है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, मानव शरीर का केंद्र जो भूख, जल संतुलन तथा ताप नियंत्रण करता है, मानव शरीर का वह अंग, बताइए वह ग्रंथि जो भूख, जल और संतुलन, ताप ये सब नियंत्रित करती है, वो हाइपोथैलेमस है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है? तो ग्रंथि कौन सी भाई? वो आपकी हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य नहीं कर सकती है? तो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी की तरह कार्य नहीं कर सकती है, अगन्याशय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन यानी एंजाइम बदलता है? तो जो जाइमेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? वो अग्न्याशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि अग्न्याशय है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फटाफट से आप बताएंगे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है यानी लीवर है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथियां कौन सी हैं? अंतःस्रावित ग्रंथि की अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी, तो थायराइड ग्रंथि, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने 100 से अधिक प्रश्नों को समझ लिया और मैंने बहुत तेज गति से आपको समझाया बताया। ठीक है, बाकी अनुसंधान सेकंड जो आपका पेपर है उसमें हम लोग अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, गृह विज्ञान में आपको पढ़ना है वो। ठीक है, अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास। ठीक है, सेकंड पेपर में, तो उसका मॉडल पेपर जल्दी आएगा। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा। कल आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा जिसमें रिलीजन एंड फिलोसॉफी यानी पेपर 1 का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है। प्राचीन इतिहास का पेपर 1 का मॉडल पेपर हो चुका है BA 6 सेमेस्टर का। शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का मॉडल पेपर हो चुका है, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन वाला, आप देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन उसमें भी मैंने चर्चा करे हैं। राजनीति विज्ञान का पेपर 1 का मॉडल पेपर हो चुका है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसमें आपको पढ़ना था। इसके अलावा हिंदी के पेपर 1 का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि जिसमें आपको पढ़नी थी, इन सभी का पेपर 1 का मॉडल पेपर हो चुका है। पेपर 2 का मॉडल पेपर जल्द ही आएगा। इसके अलावा जियोग्राफी के पेपर 1 का मॉडल पेपर भी मैं दे चुका हूँ। BA 6 सेमेस्टर का जियोग्राफी का मॉडल पेपर जो है पेपर 1 का, जिसमें आपको इंडियन जियोग्राफी यानी कि भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना है, इसका मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उस मॉडल पेपर को। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद में समाजशास्त्र का अगर मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखा तो ये कल तक आपका ये वीडियो आ जाएगा। समाजशास्त्र का मॉडल पेपर भी तैयार कर रहा हूँ मैं, पेपर 1 का मॉडल पेपर, जिसमें आपको पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी BA 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है यही समाजशास्त्र के पेपर 1 में। फिर उसके बाद पेपर 2 का मॉडल पेपर, जैसे कि ये समाजशास्त्र का हो जाएगा, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का मैं दे ही चुका हूँ। तो इसके बाद में मैं पेपर 2 के मॉडल पेपर की तरफ आऊँगा और हिंदी के पेपर 2 का मॉडल पेपर मैं दे दूंगा। हालांकि हिंदी के पेपर 2 का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है। ठीक है, फिर जियोग्राफी के पेपर 2 का मॉडल पेपर दूंगा, सोशियोलॉजी के पेपर 2 का मॉडल पेपर, होम साइंस के पेपर 2 का मॉडल पेपर, राजनीति का मॉडल पेपर, इकोनॉमिक्स का, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का पेपर 2 का मॉडल पेपर आपके समझ देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत। लेकिन आप सभी लोग जो है समाजशास्त्र का ये वीडियो देख लीजिएगा, जियोग्राफी का देख लीजिएगा, हिंदी का देख लीजिएगा, राजनीति का देख लीजिएगा, शिक्षा का देख लीजिएगा, प्राचीन का, ऐसे ही आज होम साइंस का आप लोगों ने देखा,
ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा। होम साइंस के पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है भैया? होम साइंस के पेपर 2 में जो आपको पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? होम साइंस के पेपर 2 में आपको पढ़ना है भैया क्या? अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास के बारे में आपको पढ़ना है। पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा मॉडल पेपर। बाकी लिखित मॉडल पेपर भी आपके तैयार हो रहे हैं, वो भी जल्द ही आपके समक्ष आएंगे। ठीक है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है लगातार। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।